एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एईसी प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर नंबर 2 क्या होने वाला है? तो हमारी शंखनाद सीरीज का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हुआ है उसमें पूछा है कि लूसीफर इज अनदर नेम ऑफ द प्लेनेट। लूसीफर खालिस्तान ग्रह का एक अन्य नाम है। 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनि। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है ना, सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। मंगल जो है इसको आप लाल ग्रह कह देते हैं। शुक्र जो है इसको आप चमकीला कहते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी यही है। सबसे ज्यादा गर्म भी यही ग्रह है। बुध की तुलना में भी ज्यादा गर्म आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा गर्म है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है लूसीफर। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है लूसीफर। लूसीफर का जो मतलब है, लूसीफर जो है वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है प्रकाश लाने वाला। क्या मतलब होता है? प्रकाश लाने वाला। तो सबसे चमकीला तो क्या है? शुक्र ही है। इसे पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है, ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहलाता है। तो सबसे चमकीला तो यही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा, क्योंकि इसी को लूसीफर कहा जाता है। मैंने बता भी दिया। सैटर्न की अगर आप बात करें, शनि जो है वो सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट भी हमने इसके देखे हुए थे। सर्वाधिक सैटेलाइट भी हमने इसके देखे हुए थे कि सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखे भी हुए थे। ठीक, तो ये लूसीफर क्या हो गया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? विच प्लेनेट इज द मेड ऑफ द थिक एंड व्हाइट येलोविश क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड? तो अब आप ये इसका जो सही जवाब होगा वो भी अगर आप देखें तो सबसे गर्म ग्रह जिसको आप शुक्र कहते हैं वही सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गर्म जो है वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर ना तो O2 है और ना ही H2 है। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इनका एब्सेंस है। यहाँ पर आपको लेयर्स मिलेंगी अलग अलग तरीके से। आप जैसे देखते हैं 2-3 प्रकार के ग्रह देखते पाते हैं आप, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, है ना। या कुछ होते हैं स्थलीय ग्रह, कुछ होते हैं गैसीय ग्रह। तो आप यहां पर देखें तो ये शुक्र वगैरह जो है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, है ना, ये सब क्या है? आपके स्थलीय ग्रह हैं, हैवी हैं ये। और इनके बाद आप देखेंगे तो आपको हल्के ग्रह देखने को मिलेंगे, गैसीय ग्रह देखने को मिलेंगे। तो शुक्र पर क्या है कि आप देखें यहाँ पर CO2 का कॉन्सेप्ट जो है, CO2 आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। CO2 आप यहाँ पर ज्यादा देख पाएंगे पर्याप्त मात्रा में। ऑक्सीजन और H2O यहाँ पर नहीं है। तो यही क्या है? ये किससे बना हुआ है? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत जो है वो, इसको ढका हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ढका हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसको ढका हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों ढका हुआ ग्रह कहते हैं? क्योंकि वो इन परतों से बना हुआ होता है, इन परतों से बना होता है। ठीक है, तो इसका भी शुक्र हो जाएगा। अगला, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं कौन कौन? आंतरिक कोर, प्रवार, बाह्य कोर और भूपर्पटी। तो अगर आप देखिए, है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर आंतरिक कोर के बारे में बात करें, तो पृथ्वी का जब भी आप ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ परतें देखने को मिलती हैं। ये तो आपकी क्या हो गई? 6378 के आसपास आप क्या देख पाएंगे? 378, कहीं पर 379, ये आप रेडियस देख पाएंगे पूरी। ये रेडियस हो जाएगी। अब सबसे ऊपरी परत जो होती है, सबसे ऊपरी परत जो होती है, इसको आप क्या कहते हैं? ये कहलाती है भूपर्पटी। क्या कहलाती है? क्रस्ट। फिर इसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं हम मेंटल, और ये कहलाता है कोर। अब कोर में भी आपको 2 भाग देखने को मिलेंगे, है ना। कोर में भी आपको 2 भाग देखने को मिलेंगे और मेंटल में भी आपको 2 भाग देखने को मिलेंगे। ये कहां से आप देख पाते हैं? 2900 किलोमीटर के बाद आप ये घटनाएं यहां पर देख पाते हैं। भूपर्पटी जो है, अगर महाद्वीप में देखेंगे तो उसकी मोटाई ज्यादा है, अगर महासागर ओशियन के अंदर देखेंगे तो मोटाई कम है। सबसे सबसे पतला भाग ये होता है, भंगुर होता है ना। इस पर ही लोग रहते हैं, इस पर ही लोग खेती करते हैं।
ये मेंटल की बात हो गई, ये कोर की बात हो गई। अब कोर में ये हो जाती है आउटर कोर और ये हो जाती है इनर कोर। इनर कोर है सॉलिड, क्या है, इनर कोर है सॉलिड, और ये होती है लिक्विड फॉर्म में। बाह्य कोर जो आउटर कोर है वो क्या होती है, बाह्य कोर जो है वो क्या होती है आपकी आउटर, इसको क्या क्या लिखेंगे, इसको क्रोड कर देना है। ठीक है, तो जो क्रोड है ना, जो क्रोड की बात कर रहे हैं, तो जो बाह्य क्रोड है वो लिक्विड होती है और आंतरिक क्रोड जो होती है वो सॉलिड होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र। अब चूंकि यही अगर हम इन सब की बात करें, एक बने कैसे हैं, है ना, इन सब की अगर मैं बात करूं बने कैसे हैं, तो आप इस पर बात करते हैं, है ना, अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये सियाल, सीमा और नीफे। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम देखेंगे, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम देखेंगे, और निकेल और आयरन आप देखेंगे। तीन पार्ट ऐसे ही आपको यहाँ पर बने दिखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आउटर कोर से जो मैग्नेटिक गुण है वो किससे आपको देखने को मिलेंगे, आउटर कोर से आप देख पाते हैं, बाह्य कोर से देख पाते हैं, तो बाह्य कोर से आप इसको देख पाएंगे। बात क्लियर है यहां तक की, है ना। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, ये रहा अगला सवाल। तो इसमें बताना है आपको कि उस पवित्र शहर का नाम बताएं जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान माना जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन आ जाएंगे, ऋषभदेव। दूसरा जाएंगे संभवनाथ। तो ऋषभदेव का जो है वो कहां देख पाएंगे आप, अयोध्या के अंदर। ऋषभदेव जो है वो कहां देख पाएंगे, अयोध्या के अंदर। ऋषभदेव का जो जन्म स्थान है वो कहां देख पाएंगे, अयोध्या के अंदर। और ये पहले हो गए, ये पहले हो गए। दूसरा जाएंगे अजितनाथ, सॉरी ना, दूसरे कौन आ जाएंगे, अजितनाथ। ये दूसरे हो जाएंगे अजितनाथ, तो इनका भी कहां पर हो जाएगा, अयोध्या के अंदर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएंगे, अयोध्या के अंदर हो जाएंगे। और ये संभवनाथ जो है वो तीसरे हो जाएंगे। संभवनाथ जो तीसरे हो जाएंगे, ये श्रावस्ती में इनका जन्म हो जाएगा। और चौथे जो है जिनको अभिनंदन नाथ कहते हैं, चौथे जो है जिनको आप क्या कहते हैं, अभिनंदन नाथ कहते हैं, है ना, अभिनंदन नाथ कहते हैं, तो इनका भी जन्म कहां पर हो जाएगा, अयोध्या के अंदर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, अयोध्या के अंदर हो जाएगा। तो अब जो बात हमसे पूछी जा रही है कि पहले, है ना, पहले मतलब ऋषभदेव अयोध्या के अंदर हो गए, और चौथे जो है वो अभिनंदन भी अयोध्या के अंदर हो गए। अगर आप दूसरे भी देखें, अजितनाथ जो है वो भी अयोध्या के अंदर है। सिर्फ तीसरे जो है वो संभवनाथ जिनको हम कह रहे हैं, तीसरे जो संभवनाथ है वो श्रावस्ती के अंदर होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, ये पहला और चौथा हमको पूछा गया है कि पहले और चौथे का जन्म स्थान है तो वो अयोध्या में हो जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अयोध्या जो है वो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। अगले की बात करें कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा राजा रहा है, बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा राजा रहा है वो है अशोक, ऐसा मानना। और अशोक की जो राजधानी रही है ना, ऐसा मानना, अशोक की जो राजधानी रही है वो पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो है वो बिहार के अंदर है। और बौद्धों के लिए अधिकांश जो चीजें हैं, अधिकांश चीजें हैं जो अशोक ने बनवाई। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसने ही बनवाई है, लेकिन अधिकांश चीजें अशोक। याद करने के लिए क्या आंसर कैसे लगाना है ऐसे का, तो आप क्या है, अशोक याद रखेंगे, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र, बिहार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिहार हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। मगध जिसको आप कहते हैं वो बिहार हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, बिहार। आपको इसका सही जवाब देखने को मिलेगा। अगले की बात करूं, अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। गोपुरम, मंडपम, गर्भगृह और हर्मिका। तो अगर आप देखें, गोपुरम का मतलब होता है बड़े दरवाजे। क्या होता है, बड़े दरवाजे। और ये कहां पर मिलेंगे, ये विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य की। किसकी, विजयनगर साम्राज्य की। और ये मंडपम भी आप देखेंगे, ये किसकी विशेषता थी, ये भी विजयनगर साम्राज्य में। आपने देखा होगा कि जब विजयनगर साम्राज्य को डेकोरेट किया गया, डोमिंगो पेज नाम का एक पुर्तगाली यात्री आया, उसने किताब भी लिखी, तो उसने से दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बताया था। गर्भगृह जो है वो आपको कहां मिलेगा, मंदिरों के अंदर देखने को मिलता है। कहां मिलता है, मंदिरों के अंदर देखने को मिलता है।
अब बचा क्या, हर्मिका, तो हर्मिका ही सही जवाब यहां पर हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म से कई सारी चीजें जुड़ी होती है, जैसे हर्मिका हो गई, तोरण द्वार हो गए, वेदिका हो गई, प्रतीक्षणा पद हो गया, है ना, छत्री हो गई, इन सब पर हम बात करेंगे। तो हर्मिका क्या है, इसका सही जवाब होगा। अब आपको बताऊं कि हर्मिका होती कहां है। जब आप डोम देखते हैं, जो उनका गुम्मद देखते हैं जो अंडाकार होता है, उसके ऊपर एक चौकोर शेप में आप हर्मिका देख सकते हैं, जहां पर अस्थियों को रखा जाता है। ये वाला जो शेप आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो शेप आप देख पा रहे हैं, ये चौकोर है ना, ये क्या है, इसको ही हर्मिका कहा जाता है। सबसे ऊपर झंडा लगता है, उसको छतरी कहते हैं। प्रवेश करने के लिए इन गेट से जब हम प्रवेश करते हैं तो इनको गेट को क्या कहते हैं, तोरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, जब गेट से एंटर करेंगे तो क्या कहलाते हैं, इनको तोरण कहते हैं। जहां पर आपको प्रदक्षिणा ना, ये क्या है, जो ये रेलिंग बनाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, वेदिका कहा जाता है। रेलिंग को क्या कहते हैं, इसको वेदिका कहा जाता है, रेलिंग वेदिका कहलाती है। और इसी हर्मिका के अंदर क्या है, अस्थियों को रखा जाता है, इसी हर्मिका के अंदर अस्थियों को रखा जाता है। ये प्रदक्षिणा पद आप देख पा रहे हैं, ये प्रदक्षिणा पद आप देख पाते हैं, जहां पर आप परिक्रमा लगाते हैं, और ये अंडाकार तो होता है, ये आधा अंडा टाइप होता है। तो इसका ऑप्शन आपने देख लिया हर्मिका, चूंकि हमने बात कर ली थी तो हर्मिका हो जाएगी। हर्मिका में क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां वगैरह रखी जाती हैं, और उन्हीं उसी के नीचे फिर क्या है, पूरा वो अपना जो स्तूप है उसको तैयार करते हैं अंडाकार शेप में। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया किस दिन मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 30 नवंबर, 15 अक्टूबर, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और क्या हो जाती है आपकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हो जाती है। 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर को अपन संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमने बात करी थी 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। क्या होता है, संविधान बनकर तैयार होता है। और इसी दिन हमने संविधान को अपना लिया था। फिर बाद में संविधान को लागू हमने भले 26 जनवरी 1950 को किया। 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि हम 26 जनवरी को पहले ही स्वतंत्रता दिवस घोषित कर चुके थे 1929 में। हमने बोला था कि 26 जनवरी 1930 हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा, हो नहीं पाया तो हमने संविधान लागू कर दिया। 26 नवंबर को क्या हो गया, 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इसको हम क्या कह देते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में इसको मना लिया जाता है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगले की बात करें, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस संविधान से लिया है। फ्रीडम ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द प्रिंसिपल फ्रीडम, है ना, फ्रीडम इक्वालिटी, है ना, फ्रीडम, यहां पर ये थोड़ा सा स्पेलिंग आप मिस्टेक देख पाएंगे, फ्रीडम लिखना था एफ, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, है ना, स्पेस नहीं है यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम इक्वालिटी एंड, है ना, फर्टर्निटी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये तीन जो है, फ्रीडम की बात की, इक्वालिटी की बात की, बंधुत्व की बात की, ये तीनों जो नारे निकल कर आए थे, इनको आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांसीसी क्रांति में देख पाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति में आप इसको देख पाएंगे, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है। तो फ्रांसीसी क्रांति की ये तीन देन थी, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। दुनिया में अधिकांश देशों ने जहां भी फ्रीडम की बात आई, इक्वालिटी की बात आई, फर्टिनिटी की बात आई, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आया। तो हमारे यहां पर भी हमने क्या किया, फ्रांसीसी संविधान से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये चीजें शामिल करी थी। कहां से लिया था, फ्रांस के गणतंत्र से या फ्रांस के संविधान से हमने ये ली हुई थी। अगला, ठीक है, फ्रांसीसी संविधान से हमने ली थी। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल के से संबंधित प्रावधान खालिस्तान से लिए गए हैं। कनाडाई संविधान, अमेरिकी संविधान, आयरलैंड का संविधान और जर्मनी का संविधान। तो सबसे खतरनाक जो देश रहा है उस टाइम पर अगर हम देखें तो वो जर्मनी रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर हिटलर का शासन आप देख पाते हैं, और हिटलर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए ज्यादा जाना गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए ज्यादा जाना गया। हालांकि हिटलर ने एज अ सोल्जर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी उसने पार्टिसिपेशन किया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो जर्मनी का चांसलर बन गया। तो हमने यहां से देखा है कैसे इमरजेंसी के टाइम पर रूल्स को कैसे चलाया जा सकता है। तो आपातकाल के जितने भी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन, है ना, इमरजेंसी प्रोविजन की अगर मैं बात करूं, है ना, इमरजेंसी प्रोविजन की मैं बात करूं, इमरजेंसी प्रोविजंस है वो सब हमने कहां से लिए हैं, वो सारे के सारे हमने जर्मनी से लिए हैं। कहां से लिए हैं, सारे के सारे हमने जर्मन से लिए। अब इसके अंदर आपको नेशनल इमरजेंसी भी मिल जाएगी, इसके अंदर आपको स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं,
और फिर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी भी मिल जाएगी। ये सारा कुछ आपने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आर्टिकल की भी बात करूं तो आप देखेंगे यहां पर 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी मिल जाएगी, 356 में आपको राष्ट्रपति शासन मिल जाएगा, और 360 के अंदर आपको वित्तीय आपातकाल मिल जाएगा, जिसकी ये बात कर रहे हैं। वित्तीय आपातकाल कहां मिल जाएगा? आपको आर्टिकल 360 में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले की बात करते हैं कि जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहते हैं, व्हाट इज द नोन एज हंटर्स मून इन द वेस्ट इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स इन इंडिया। भारत में उसको क्या कहते हैं? पौष की पूर्णिमा कहते हैं, माघ की पूर्णिमा कहते हैं, चैत्र पूर्णिमा कहते हैं, या कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। उसको भारत में कहा जाता है ना, भारत में उसको क्या कहा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। अब ये कार्तिक पूर्णिमा का संबंध, इसको देव दीपावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देव दीपावली भी कहते हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा में गुरु नानक जी का भी जन्म हुआ था। इस कार्तिक पूर्णिमा के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप कहेंगे तो यहां पर भगवान विष्णु ने मछली अवतार लिया था। विष्णु जी ने क्या लिया था? मत्स्य अवतार लिया था। और मत्स्य अवतार में त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस है, त्रिपुरासुर का इनने वध यहां पर किया था। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के लिए चीजें जानी जाती हैं। तो सही जवाब क्या होगा? कार्तिक पूर्णिमा, है ना। कार्तिक पूर्णिमा जिसको आप देव दीपावली भी कहते हैं, है ना। तो क्या है? उसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, जिसको आप देव दीपावली भी कहते हैं। गुरु नानक जी का जन्म भी इस दिन हुआ था, और विष्णु जी ने, है ना, विष्णु जी ने क्या किया था? मत्स्य अवतार लिया था, और त्रिपुरासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध किया था, त्रिपुरासुर का वध किया था। अगला, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए आप किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अगर मान लीजिए, अगर अपन बात कर रहे हैं कि हमने क्या कर लिया, यहां पर एक पृथ्वी बना ली है कुछ इस तरीके से, फिर कहा जा रहा है कि जब आपने पृथ्वी बना ली है तो आप इसको, जब आप नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांट रहे हैं, है ना, ये ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाता है और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर हो जाता है। क्योंकि ये जो लाइन है इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, या मतलब इक्वेटर कहलाती है, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, जो भी आपको नाम दे रहे हैं। तो यहां से अगर जब आप ऊपर चलेंगे और यहां से जब आप नीचे चलेंगे तो ये एंगल पर ही चलेगी। क्योंकि अगर आप इसकी डिटेलिंग जब आप पढ़ते हैं तो लाइन कैसे खींची जाती है? पृथ्वी को बीच से काटने वाली एक रेखा बना दी, फिर हम कोण बनाते जाते हैं। उस कोणीय दूरी को हम क्या नाम देते हैं? तो कोणीय दूरी को हम इस तरीके से लाइनें खींचते चले जाते हैं कोण के आधार पर, और इन लाइनों को हम कुछ अलग अलग नाम देते हैं। ऐसे ही ऊपर, ऐसे ही नीचे आपको ये लाइन देखने को यहाँ पर मिलेगी। इनको अलग अलग नाम कुछ हम देते हैं, ठीक, इनको अलग अलग नाम हम यहाँ पर कुछ देते हैं। तो अब ये क्या है? तो आपको बताया था कि आपने जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, दो प्रकार की लाइन पढ़ी होगी, देशांतर और अक्षांश, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो क्या होगा? जब हम पोल की तरफ जाएंगे, है ना, जब हम एंगुलर के बारे में बात करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? जब हम एंगुलर के बारे में बात करते हैं तो क्या कहलाता है? उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। अगला, गंगे कौंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि खालिस्तान किसने धारण की थी? राजाधिराज चोल ने, राजाराज चोल ने, राजेंद्र चोल ने, और विजयालय चोल ने। ये जो सभी हैं वो चोल साम्राज्य के शासकों में से आते हैं। अब गंगा के विजेता की उपाधि धारण करने के पीछे का कारण यह था कि जिसने गंगा को जीता था या गंगा तक जिसका साम्राज्य आ गया था, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ही गंगा के विजेता की उपाधि यहां पर दी गई थी, उसको ही गंगा की उपाधि यहां पर दी जाती है। तो ये कौन बन जाता है? तो ये राजेंद्र चोल जो है, राजेंद्र चोल, है ना, राजेंद्र चोल क्या हो जाते हैं? ये गंगा की उपाधि, है ना, गंगा की जो उपाधि है जिसको हम क्या कहते हैं? गंगाई कौंड कहते हैं, या अगर आप देखें गंगाई कौंड चोल कहते हैं, वो इन उपाधि धारण करी। इनका शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक आप देख सकते हैं। ठीक, इन्होंने अपनी जीत के उपलक्ष्य में क्या किया था? गंगाई कौंड चोलपुरम नामक नामक एक शहर भी बसाया था, और बाद में उन्होंने बंगाल के राजा महिपाल प्रथम को भी वहां पर हराया हुआ था। तो राजेंद्र चोल यहां पर सही जवाब हो जाता है। अगला, किस वंश ने महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किया है? 4 ऑप्शन है, चेरा, पल्लव, सातवाहन और चोल। किस वंश ने महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किया है? तो वो कौन होंगे? वो होंगे पल्लव। पल्लवों के द्वारा ये किया गया है। 5 रथ जो बनाए गए हैं, है ना, पल्लवों ने 5 रथ बनाए हैं।
5 रथ मंदिर आप देख पाते हैं महाबलीपुरम के। अगर पांचों रथ मंदिर की हम बात करते हैं तो पहला रथ मंदिर, ये पांचों के पांचों रथ मंदिर अगर हम बात करें तो किसके लिए बनाए गए हैं? आप कहेंगे पांडवों के नाम पर बनाए गए हैं। पांडवों के नाम पर बनाए गए हैं। पहला जो रथ मंदिर है उसको कहते हैं धर्मराज का रथ मंदिर, धर्मराज या युधिष्ठिर का रथ मंदिर, है ना। ये सबसे बड़ा 3 मंजिला है, सबसे बड़ा है। इसके बाद आप सेकंड नंबर देखेंगे भीम का, थर्ड नंबर आप देखेंगे अर्जुन का, फोर्थ नंबर आप देखेंगे नकुल सहदेव का, और फिफ्थ नंबर आप देखेंगे द्रौपदी का। द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा है। द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा है। तो ये 5 रथ मंदिर बनाए गए हैं जिसमें द्रौपदी का रथ मंदिर जो है वो क्या है, आपको सबसे छोटा देखने को मिलेगा। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोगों के बारे में या उनके प्रावधान के बारे में बात करता है, ये आपको बताना। अनुच्छेद 51, 61, 54 और 63। 51 जो है ये भाग 4 का हिस्सा हो जाएगा, भाग 4 का हिस्सा हो जाएगा, जहां पर आप डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। आखिरी आर्टिकल हो जाएगा ये शांति, है ना, शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति वगैरह के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 63 जो है वो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेगा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। अगर आप आर्टिकल 54 के बारे में बात करते हैं तो ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव क्या होगा, कैसे होगा। जो अगर आप 61 के बारे में बात करते हैं तो ये इम्पीचमेंट, ये किसके बारे में बात करता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? महाभियोग तो महाभियोग इतने आसानी से नहीं लगेगा। कैसे लगाना पड़ेगा कि आपको कुछ साबित कदाचार या प्रूव्ड मिसबिहेव किया है तो उसके आधार पर आप लगा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात यहां पर की जा रही है। मेजोरिटी कितनी चाहिए अगर इसको पास करवाना है? 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगला, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 61। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि भारतीय राज्य में, है ना, प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो ये राज्यपाल वाली जब बात आ गई, गवर्नर वाली बात आ गई, तो आप पार्ट 6 के अंदर चले जाते हैं और पार्ट 5 जो है वो 52 से लेकर 151 तक चलता है। तो 151 तो हम ऐसे ही काट देंगे कि 151 की हमें बात नहीं करनी। अब हम आ गए किस पर, है ना, पार्ट 6 पर आ गए। तो 152 से हमारी कहानी चालू हो जाएगी, 152 से हमारी कहानी चालू हो जाएगी। तो हर राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था कौन करेगा? तो ये बात करता है आर्टिकल 153। कौन करता है? आर्टिकल 150 के द्वारा कहा जाता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल यहां पर होगा, है ना, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 ये बात करता है ना, आर्टिकल 153 ये बात करता है। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा या एक से ज्यादा राज्यों का एक राज्यपाल होगा, जिसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? जिसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा, एक जो उनका ऑफिशियल लेटर होगा उस पर साइन वाइन करके वो अपॉइंट करेंगे इनको। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ये आपसे पूछा गया है। कर्क रेखा जो है, अगर मैं बात करूं कर्क रेखा के बारे में, तो आपको बताया था कर्क रेखा क्या है, आप जानते हैं कर्क रेखा के बारे में। 3 प्रकार की लाइनें आप यहां पर देख पाते हैं। एक तो 0 डिग्री लाइन देख पाते हैं, दूसरी लाइन की अगर मैं बात करूं, दूसरी आप देख पाते हैं जिसको आप देखते हैं कर्क रेखा, और एक होती है मकर रेखा, जो बेसिकली अपन बात कर रहे हैं। ये 0 डिग्री से जाती है, ये 23.5 नॉर्थ से जाती है, ये 23.5 साउथ से जाती है। ये लाइन आप देख पाते हैं। तो भारत में भी ये कर्क रेखा निकलती है। ये जो कर्क रेखा है ये भारत से भी निकलती है, और भारत में कितने राज्यों से निकलती है इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक है, एक मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार।
मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप मतलब की बात करेंगे तो ये मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से निकलती है, तो इसमें आप देखें आसाम, नागालैंड, मणिपुर, इनसे किसी से नहीं निकलती, ना इससे निकलती ना इससे। किससे निकलेगी, मिजोरम से, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, मिजोरम से निकल पा रही है। हम क्या बात कर रहे हैं कि मिजोरम से निकल पा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, इसका ऑप्शन आप सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम से निकलती है, मणिपुर से नहीं निकलती, मणिपुर से नहीं निकलती, मिजोरम से निकलती है। ये सही होगा, ये गलत होगा, आप सही जवाब टिक कर लेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वो कलर में कुछ कंफ्यूजन हो गया इस कारण से, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, क्या है, मित्र पर गमछा जा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 8 स्टेट हो जाने चाहिए यहां पर। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से निकलती है भारत के। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आप सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को किस रूप में जाना जाता है। अब ये आपको बताता हूं कि भूमध्य रेखा से समानांतर वृत्त तक कैसे, ये आप एक बार समझ लो, है ना। यहां पर अपन बात करते हैं कैसे। यहां पर अगर जब बात करें, आप देखेंगे कि जो पृथ्वी बना दी गई है, ये पृथ्वी को कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें अपन ने कुछ कट डाल दिए हैं, है ना। यहां पर कुछ एक जो 0 डिग्री लाइन डाली है, सबसे पहली एक रेखा डाली है 0 डिग्री, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देगी। ऊपर वाला भाग कहलाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला भाग कहलाएगा साउथ हेमिस्फीयर। अब आप देखेंगे कि अगर 1 डिग्री यहां से जा रहा है तो 1 डिग्री यहां से भी जाता है। क्या हुआ, जब 0 डिग्री डाल दी गई, इसका सेंटर पॉइंट निकालना आसान है। अगर आप निकालना चाहें तो प्रकार की मदद से सेंटर पॉइंट निकाला, चांदा रखा, हमने 1 डिग्री पर टिक लगाया और यहां पर 1 डिग्री पर टिक लगाया और इसको मिलाने वाला एक और सर्किल डाल दिया। क्योंकि जब सर्किल गया यहां से, है ना, अब ये 1 डिग्री आया तो यहां पर भी 1 डिग्री, तो एक ऐसा सर्किल चला गया। फिर हमने 2 डिग्री पर निकाला तो वो यहां से निकल जाएगा, फिर 3 डिग्री पर निकाला, फिर 4 डिग्री पर निकाला, फिर 5 डिग्री पर निकाला, ऐसे 90 डिग्री तक हम निकालते चले गए। तो ऐसे हम सर्किल यहां पर निकालते चले गए। तो अब ये सर्किल हमने जब यहां पर निकाला, है ना, ये सर्किल जब हमने यहां पर निकाला, ये सर्किल जब हमने निकाले, तो अब इनसे क्या है, जब इन सर्किलों की हम बात करते हैं या इन सर्किलों को जब हम देखते हैं, इन सर्किल्स को जब हम देखते हैं, तो हमें सामने से समानांतर ये दिखाई देते हैं, सामने से समानांतर दिखाई देते हैं। तो वृत्त हैं और ये समानांतर दिखाई दे रहे हैं। चूंकि पड़ी हुई रेखाएं हैं तो कैसी हैं, इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड लाइन कहलाती हैं, या जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश। तो अब आर्कटिक, कर्क और अंटार्कटिक, ये सर्किल की बात नहीं हो रही, समानांतर वृत्त हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, उसको आप अक्षांश के समानांतर कह दो या केवल अक्षांश कह दो, दोनों बातें क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहां पर होगा। अगला, वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा करवाया गया। तो भोपाल शहर जिसको, है ना, है ना, भोपाल शहर किसने करवाया था, तो ये आप देखेंगे मेहर भोज, राजा भोज जो हुआ करते थे, राजा भोज जो हुआ करते थे, उनके द्वारा ये करवाया गया। इन्हें धार में एक भोजशाला का निर्माण भी करवाया था, धार में एक भोजशाला का निर्माण भी करवाया था, भोपाल का निर्माण भी कहा था, और यहां पर भोजपुर मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। भोजपुर मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहां पर आप देख पाएंगे। अगला, भारतीय संविधान के खालिस्तान का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह में स्थिति में आपातकाल से। आपातकाल के बारे में ये बात आपसे कर रहे हैं। आपातकाल के आप 3 आर्टिकल देखेंगे खास तौर पर, एक 352 पर बात होगी, एक 356 पर बात होगी और 360 पर बात होगी। ये 3 आपातकाल, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं, और ये फाइनेंशियल के बारे में बात करता है। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके 3 आधार हो सकते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन 3 आधार पर लगा सकते हैं। तो सही जवाब क्या लग रहा है, सही जवाब हो जाएगा 352। सही जवाब क्या हो जाएगा, 352 इज द करेक्ट आंसर यहां पर होगा, 352 इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले की बात करें,
अगला क्या होगा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है, कौन सा लेख राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो अब हालांकि ये सवाल हमने इसके पहले भी देखा हुआ है, इसके पहले भी हमने बात करी हुई है, क्या है, तो आप देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, तो अब ये चुनाव जो है वो दो आर्टिकल मिलकर पूरे करते हैं, एक तो 54 और एक 55। यहां पर बात आती है इलेक्शन की, यहां पर बात आती है इलेक्शन की, यहां पर बात आती है मेथड की, कि आप क्या मेथड लगाएंगे और क्या इलेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्शन होगा, इसमें वोट कौन कौन डाल पाएंगे, और मेथड जो है वो आप देख सकते हैं, मेथड क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड जो है वो यहाँ पर काम करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 54 इज द करेक्ट आंसर, आप यहाँ पर देख पाएंगे आर्टिकल नंबर 54 इज द करेक्ट आंसर। अगला, सुनामी जो है जिसको सुनामी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय, सुनामी क्या है, एक तरीके का भूकंप है ना, सुनामी को आप क्या कहें, सुनामी जो है वो एक तरीके क्या है, भूकंप है या पृथ्वी के अंदर की हलचल है। लेकिन ये कहां पर आएगी, तो ये लेकिन ये जरूरी कहां है, ये कहां आएगी, समुद्र या महासागर के अंदर आएगी, समुद्र या महासागर के अंदर आएगी। और आपको पता है कि भूकंप या हलचल के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से आप वॉल्केनो भी देख सकते हैं कि वॉल्केनो की कुछ एक्टिविटी हो जाए, है ना, वॉल्केनिक वॉल्केनिक एक्टिविटी भी इसमें शामिल की गई है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, पहला ही सही जवाब हो जाएगा। कम वायुमंडलीय दाब, अचानक टूटने वाली चट्टानें, पानी के तट पर चलने वाली हवाएं, ये सब नहीं है। जब अंदर से कुछ चीज आती है, आपने देखा होगा एपी सेंटर एक बनता है, फिर फोकस कहीं पर होता है। अगर आप भूकंप अर्थक्वेक की बात करते हैं, तो वो अर्थक्वेक जब पानी के अंदर कुछ हलचल होती है, और पानी के अंदर हलचल जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाएगी तो आसानी से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रबंधन के बारे में शब्द सालाभोग का क्या अर्थ होता है, सालाभोग का क्या अर्थ होता है। तो ऐसे यहां पर कई सारे शब्द हुआ करते थे, 600 प्रकार के वर्ड यहां पर चला करते थे। जैसे सालाभोग है, ऐसे ही देवयान था, और ऐसे ही ब्रह्मदेव था, है ना। तो सालाभोग जो है, साला का मतलब होता है, आप कहां जाते हैं, पाठशाला, तो इसका मतलब आप विद्यालय से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इसका मतलब विद्यालय से निकालेंगे। तो ये क्या है, सिंचाई सुविधाओं को बनाए रखने के लिए, या नया गांव बसाने के लिए, विद्यालय के रखरखाव के लिए, या किसी योद्धा को दान दी गई भूमि। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यालय के रखरखाव के लिए। अगर ऐसे ही आप और कुछ, जैसे देवदान देखेंगे तो कुछ दान में दे दी गई, जैसे ब्रह्मदेव देखेंगे तो ब्राह्मणों को दे दी गई जमीन जो है, ब्राह्मणों को कुछ दान दिया गया तो उसको ब्रह्मदेव कह देते हैं। ऐसे 600 शब्द आप देख सकते हैं, 600 शब्द यहां पर। जैसे वेलन गई है, तो जो गैर ब्राह्मणों को दी गई दान है वो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय के रखरखाव के लिए दान में दी गई जो जमीन होती है, या दान में दी गई भूमि, जिसको क्या कहते हैं, साला भोग कहा जाता है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल नंबर, है ना, आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल नंबर 280 में ही इसकी नियुक्ति हो जाएगी। ये कितने साल के नियुक्त होता है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है, तो इसको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, इसको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आप देखेंगे एन के सिंह है। वर्तमान में कौन है, तो आप देखेंगे अभी एन के सिंह थे, है ना। अभी आप देखेंगे तो वर्तमान में कौन है, एन के सिंह हुआ करते थे। तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर आप देख पाएंगे। तो अभी आपने अंकुर सर के सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अर्थव्यवस्था खाली स्थान में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास में होता है, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि सर, इन इकोनॉमिक्स ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार के द्वारा सभी प्रकार की चीजों का नियंत्रण अर्थव्यवस्था में किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है। अब इसमें अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ इकोनॉमी की, तो इसको हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। मैंने आपको जब इसकी क्लास ली थी तो वहां पर हमने ये चीजें देखी थी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हम 3 नाम जानते हैं। एक हम जानते हैं
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको आप बोलते हो पूंजीपति अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हम जानते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको आप बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा हम जानते हैं मेनली मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको आप बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब जब इकोनॉमी की बात करते हैं तब यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी और रिसोर्सेस के ऑनरशिप के आधार पर चीजें जो हैं वो अलग अलग फॉर्म में आपको नजर आएंगी। यहाँ पर बोला कि रिसोर्सेस पर अधिकार किसके पास में होगा, ये होगा प्राइवेट के पास में, या इसी को हम अगर बोल दें कैपिटलिस्ट तो सही होगा। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो रिसोर्स होते हैं उन रिसोर्स पर अधिकार जो है वो किसके पास में होते हैं, उन रिसोर्स पर अधिकार देखने को मिलता है किसका, गवर्नमेंट का। बात समझ में आ रही है। और जब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिसोर्स आपको दिखाई देते हैं वो किसके नजर आते हैं, तो यहाँ आपको नजर आता है प्राइवेट भी नजर आएगा और पब्लिक भी नजर आएगा। पब्लिक इन द सेंस की गवर्नमेंट भी नजर आएगी, कंबाइंड फॉर्म नजर आता है आपको। तो जब आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पर समझ में आ गया कि सर ऐसी इकोनॉमी जिस पर संसाधनों पर अधिकार जो है, ऑनरशिप जो है वो किसके पास में होगा, गवर्नमेंट के पास में होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पर हम ऑप्शन की बात करते हैं, एक एक करके मैं आपको बोलता हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी आपको समझ में आ गया कि सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पर रिसोर्सेस पर ऑनरशिप जो है वो किसके पास हो, कैपिटलिस्ट के पास में हो, प्राइवेट के पास में हो। और इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है वहां पर अगर हम बात करें तो एक पॉलिसी दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं हैंड्स ऑफ पॉलिसी। बात समझ में आ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हैंड्स ऑफ पॉलिसी, या इसी का नाम है अहस्तक्षेप की नीति। तो अगर आपसे ये भी पूछे कि सर अहस्तक्षेप की नीति या हैंड्स ऑफ पॉलिसी इसमें से किस टाइप की इकोनॉमी का पार्ट है, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है। कैपिटलिस्ट भी समझ में आ गया, सोशलिस्ट भी समझ में आ गया, मिक्स्ड देखिए। तो सर एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर रिसोर्सेस की ऑनरशिप प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों के पास में होती है, वहां पर हम बोल देते हैं कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे कि हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब बचता है हमारे पास में क्या, पैरेलल इकोनॉमी। तो पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है ब्लैक मनी पर, ये काले धन पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ये क्या है, ये काले धन पर आधारित है। बात समझ में आ रही है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो किस पर बेस्ड हो, ब्लैक मनी पर बेस्ड हो, उसको आप क्या बोल देते हैं, पैरेलल इकोनॉमी बोल देते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, वो होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स, बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज, कीन्सियन थ्योरीज, हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। अगर हम बात करें जेएम कीन्स की, अगर हम बात करें जॉन मेनार्ड कीन्स की, जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांत, जिसको आप कीन्सियन थ्योरी या कीन्सियन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसके लिए जाना जाता है, वे किस देश से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे कंट्री पूछ रहा है तो आप सीधे बोलिए कि सर वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज जब आप देखेंगे तो एक चीज लिखी हुई है सर कीन्सियन थ्योरी या कीन्सियन सिद्धांत। कीन्सियन सिद्धांत जो है वो क्या होता है, तो यहां जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एक यहां पर जेएम कीन्स जो है वो इस थ्योरी में ये समझाते हैं कि किसी भी इकोनॉमी का जो कंजम्पशन होता है, जो उपभोग होता है, बात समझ में आ रही है, किसी भी इकोनॉमी का जो कंजम्पशन होता है, जो उपभोग होता है, वो किस पर निर्भर करता है, वो उस कंट्री के नेशनल इनकम पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है। तो किसी कंट्री का कंजम्पशन या कुल खपत जो है वो कुल राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। क्यों निर्भर करती है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया कि सर कंट्री की इनकम। अब यहाँ इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि सर अगर किसी भी कंट्री में लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट होगा तो लोगों की डिमांड में इंक्रीमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। किसी भी कंट्री में लोगों की इनकम में अगर इंक्रीमेंट होगा तो लोगों की डिमांड में इंक्रीमेंट होगा। इट मींस कि उनका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इन्होंने क्या समझाया है कि भाई कंजम्पशन जो है वो किस पर बेस्ड होगा, वो नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय पर आधारित होगा। और किसी भी देश में अगर लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट होता है तो उस देश में लोगों के कंजम्पशन में वृद्धि होती है, और कंजम्पशन के बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ती है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ानी है। और प्रोडक्शन को बढ़ाकर आप सप्लाई को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन के बढ़ने से कंट्री में क्या बढ़ जाएगी, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। और किसी भी देश की अगर जीडीपी बढ़ती है तो वहां पर हम क्या बोल देते हैं कि उस कंट्री में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि केन्सियन थ्योरी या केन्सियन सिद्धांत में, तो आप याद रखिए कि कंजम्पशन जो है वो किस पर आधारित होगा, वो राष्ट्रीय आय पर आधारित होगा। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन जो है वो डिमांड में इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। और किसी कंट्री में अगर डिमांड जो है वो इंक्रीज होता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन के बढ़ने से किसी कंट्री की जीडीपी या नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हो जाता है। यही क्या है, यही जेएम कीन्स की थ्योरी है। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा। चलिए कहां से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहां पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई देखो सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, यहां मैं आपको बोल रहा हूं कि सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मेनली 3 अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। पहले भी मैं बता चुका हूं। जब से यहां आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि जब आप नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं और उस नेचुरल रिसोर्स का यूज करके आप क्या करें, प्रोडक्शन करें। बात समझ में आ रही है। बोले सर कैसे करें प्रोडक्शन, तो जैसे मान लीजिए नेचुरल रिसोर्स है आपके लिए लैंड, वाटर, आपने इसका यूज किया और इसका यूज करके आपने क्या किया, एग्रीकल्चर, आपने खेती की। तो जो खेती हो जाती है, जो एग्रीकल्चर हो जाता है, वो आपका क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। और उस प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करें, आपने जिन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया है वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी गुड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर याद रखिए कि सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्टर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा आपका खेती वाला हिस्सा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा आपका माइनिंग वाला हिस्सा। प्राइमरी सेक्टर वो हर सेक्टर कहलाएगा जहां पर नेचुरल रिसोर्स का यूज जो है वो किया जाए। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का सीधा साधा मतलब है कि भाई ऐसा हर चीज जो कहां बने, इंडस्ट्री में बने, ऐसी हर चीज जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर कहलाएंगे। और वहां जिन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा वो सेकेंडरी गुड्स कहलाएंगे। और तीसरा भाग इसका आता है, अगर मैं मेनली डिवीजन बताऊं, नहीं तो वैसे तो हम 5 की भी बात करते हैं, यहां पर अगर हम तीसरे की बात करें तो यहां आता है टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां सीधे समझ लीजिए कि भाई जिस भी एरिया से सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी एरिया से सेवा क्षेत्र का उत्पादन हो रहा है, वो टर्सरी सेक्टर कहलाएंगे। अब बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई, रिकॉल हो गई चीजें। अब क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है कि इनमें से अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, कौन सा है। देखिए लीगल कंसल्टिंग अगर किया जाएगा, कानूनी परामर्श अगर दिया जाएगा, तो वो एक प्रकार की सर्विस है ना। आपको कानून संबंधी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसमें परामर्श दिया जा रहा है, तो सर्विस दी जा रही है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टर्सरी सेक्टर। बात समझ में आ रही है। चाय बागान की अगर मैं बात करूं तो ये तो प्राइमरी का पार्ट हो गया ना, राइट। बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो ये भी टर्सरी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। तो जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आखिर क्या बोलता है। Which of the following is an economic system in which capital goods are owned by private individuals or businesses and the production of goods and services is based on supply and demand in the general market?
थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें समझाई हुई है। क्या समझाया मैंने आपको ये बोला कि भाई देखो ऐसा है कि इकोनॉमी के डिवीजन मेनली 3 प्रकार के दिखेंगे। पहला डिवीजन आपको दिखेगा कि रिसोर्स जो है उस रिसोर्स पर अधिकार किसका होगा, उस रिसोर्स पर अधिकार होगा कैपिटलिस्ट का, प्राइवेट का। और ये वाली जो चीजें हैं वो कैसी दिखेंगी, तो यहाँ पर ये इकोनॉमी जो है वो टोटली आप याद रखिए कैसी होती है, ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, तो हम इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फिर से मैं यहाँ पर अगर आपसे देखूं उसी स्टेटमेंट के आधार पर, तो आप बता सकते हैं कि सर, अगर आप बता सकते हैं कि सर यहां पर बोल रहा है कि फॉलोइंग इन इकोनॉमिक सिस्टम विच कैपिटल गुड्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि रिसोर्सेज जो हैं वो किसके द्वारा ओन्ड किए जाएंगे, प्राइवेट के द्वारा, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड इन द जनरल मार्केट। तो मैंने क्या बोला कि भाई मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होगी। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या समझ में आता है कि यहाँ पर अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो इकोनॉमी किस प्रकार की नजर आएगी, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि सर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आप बोल सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कुछ और भी ऑप्शन है तो उनको भी देख लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने आपको बता ही दिया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर रिसोर्स जो है, अगर मैं बात करूं तो जहां पर संसाधन किसके पास में होंगे, रिसोर्स पर ऑनरशिप प्राइवेट के पास भी होगी और गवर्नमेंट के पास भी होगी। ये मिक्स्ड फॉर्म। बात समझ में आ रही है? तो मिक्स समझ में आ गया। राज्य अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्टेट इकोनॉमी का ही पार्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर संसाधन जो है वो किसके पास में होंगे, गवर्नमेंट के पास में होंगे। बात समझ में आ रही है? अब बचता है हमारे पास में कॉलोनियल इकोनॉमी। बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1947 अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर जो इकोनॉमी दिखाई देती है वो कैसी नजर आती है, वो कॉलोनियल और कॉम्प्लीमेंट्री नजर आती है। कॉलोनियल का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो किसी दूसरी कंट्री के द्वारा रेगुलेट की जाने लगे। जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं तो इंडिया के किसानों को यह बोला जा रहा था कि आप क्या करो, आप अफीम का प्रोडक्शन करो। बात समझ में आ रही है? आप नील का प्रोडक्शन करो, आप कपास का प्रोडक्शन करो। मतलब हमारे कंट्री पर क्या प्रोड्यूस होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये दूसरी कंट्री डिसाइड कर रही है, ये ब्रिटिशर्स डिसाइड कर रहे हैं। तो जब हमारे कंट्री पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो इकोनॉमी के 3 पार्ट है ना। तो इनमें से अगर किसी भी सेक्टर में आप रेगुलेशन देखते हैं तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी पर रेगुलेशन है। तो हमारे देश के प्रोडक्शन पर रेगुलेशन का मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर रेगुलेशन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी देश की इकोनॉमी किसी दूसरे देश के द्वारा रेगुलेट होती है तो उसी को हम बोलते हैं उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना। उपनिवेशवाद जैसी चीजें आपने पढ़ी होंगी। आपने पढ़ा होगा कि भारत जो है, इंडिया जो है वो कॉलोनी के तौर पर काम करता था। तो ये वही कॉलोनी से कॉलोनियल निकला है और इसी उपनिवेश से निवेश से औपनिवेशिक या उपनिवेशिक शब्द जो है वो निकला है। बात समझ में आ रही है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं और यहां पर ये बोल रहा है कि भाई जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम भी है। क्या नाम है उसका? कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज द अदर नेम फॉर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है किसकी? वो स्टडी करता है स्मॉल एस्पेक्ट्स की। बात समझ में आ रही है? वो किसकी स्टडी करेगा? वो स्मॉल एस्पेक्ट्स की स्टडी करेगा। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है एक तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो भी पैसे खर्च कर रही है, जो भी उसको इनकम मिल रही है वो सब उसका पार्ट होता है। तीसरा अगर हम देखें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, तो ये होता है अलग अलग कंट्री के बीच में। तो डिफरेंट कंट्री के बीच में जब हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक की बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एफडीआई के फॉर्म में हो रहा है, वो सब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैंने आपको बताया है कि लार्ज एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखिए कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है वो एक और नाम से जानी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो दोनों बराबर होती है। याद रखिएगा कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या होगी, दोनों बराबर होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होगी। और एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जब बराबर होगी तो इसमें याद रखिएगा कि इस कंडीशन में सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट ये दोनों भी बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार की नजर आएंगी, ये नजर आएंगी कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होंगे, और यहाँ पर क्या नजर आएगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी दोनों बराबर होंगे। तो इसमें आप ये चीजें जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो वृहद अर्थशास्त्र या अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो यहां पर याद रखिएगा कि इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, आर्थिक संदर्भ में मध्यवर्ती माल से हमारा क्या तात्पर्य है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद फिर आंसर पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। ये इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम नीचे चलते हैं और पूरे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सेकंड बोल रहा है गुड्स इन ट्रांजिट बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर। ठीक है, इसका यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं होगा। प्राइजेस ऑफ गुड्स विदाउट जीएसटी, कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड एसेट यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मध्यवर्ती माल जो है वो क्या कहलाएगा, पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। इसका सबसे सटीक आंसर जो बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैठ रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सर किसको बोल रहे हैं मध्यवर्ती माल, किसको बोल रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आ रही है? तो जब इंटरमीडिएट गुड्स की हम बात करते हैं तो ये वैसे गुड्स होते हैं जो उद्योगों के बीच में बेचे जाते हैं, जो उद्योगों के बेचे जाते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आ गई कि भाई इंडस्ट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं इसको एक और तरीके से अगर बोलता हूं तो आप इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में कि सर ऐसे प्रोडक्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जिसको हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए वो एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं जिनका यूज करके किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो यहां पर क्या बोल सकते हैं कि सर जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट गुड्स के अगर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो मान लीजिए कि बेड या फिर मान लीजिए कि सोफा, ठीक है, इनका हमको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये अपने आप में गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बेड और सोफा के लिए अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, बेड और सोफा के लिए रॉ मटेरियल जो है वो हो जाएगा कि सर हमको लकड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? सर हमको प्लाई की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलता हूं तो सर हमको फोम की भी जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? सर हमको कवर के लिए कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप यहां पर देखिए कि ये भी गुड्स की कैटेगरी में है, ये भी गुड्स की कैटेगरी में है। आप बेड की बात करेंगे वो भी गुड्स है, सोफा की बात करेंगे वो भी गुड्स है, लेकिन यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये भी गुड्स है। तो इनका यूज करके आप क्या कर रहे हो, किसी नए प्रोडक्ट को बना रहे हो।
तो जब किसी गुड्स को आप एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं और उसका यूज करके किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो जो रॉ मटेरियल वाले गुड्स होते हैं वही इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं और देखते हैं कि द डिमांड क्या पूछ रहा है कि द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विसेज विच इज द कंसिक्वेंस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा कि मांग जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किसी एक डिमांड के कारण अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो जनरेट होती है तो उसको हम डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है, ठीक है, यहां पर अगर मैं इस बोर्ड की बात करता हूं तो हमने क्या किया, हमने इस डिजिटल बोर्ड की डिमांड की। लेकिन इस डिजिटल बोर्ड के डिमांड के लिए अगर हम बात करें तो वहां पर हमको क्या जरूरत पड़ेगी कि सर उस पे यूज करने के लिए ये पेन की भी रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं कि ये डिजिटल बोर्ड के साथ में ये पेन नहीं मिलता, तो इसका यूज करने के लिए, इसको देखने के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए किसी एक और चीज की डिमांड जो है वो जनरेट हो जाती है। अगर हम डिजिटल बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं तो उसके लिए एक नई चीज की डिमांड होगी कि सर इस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जरूरी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप इस पर्टिकुलर चीज का कंजम्पशन कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो डिराइव्ड डिमांड उसको बोला जाता है जो किसी और वस्तु की मांग के कारण उत्पन्न होती है। किसी और वस्तु या सेवा की मांग के कारण उत्पन्न डिमांड। बात समझ में आ रही है? इसी को क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक और आसान भाषा में एग्जांपल दूं अगर मैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको गड्ढा खोदकर और जमीन से पानी निकालना है। तो आपकी जो डिमांड है वो किसकी? वो है पानी की। ठीक है, ये नॉर्मल डिमांड है। लेकिन इस पानी की डिमांड तब फुलफिल होगी ना जब आप गड्ढा खोदोगे। तो जब गड्ढा खोदेंगे तो गड्ढे को खोदने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? गैंती की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग टूल्स जो आते हैं, फावड़े की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पानी की जो डिमांड है गड्ढे को खोदकर, वो एक नॉर्मल डिमांड है। और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जिस नई चीज की डिमांड हुई वही क्या हुई? डिराइव्ड डिमांड हुई। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसी डिमांड जो किसी पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर सेवा के डिमांड के कारण प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। अब और ऑप्शन पर अगर चर्चा कर लेते हैं तो देखिए, इनकम डिमांड का मतलब है कि जैसे ही आपकी इनकम में वृद्धि होगी, जैसे ही आपकी आय में वृद्धि होगी, वैसे ही आपके कंजम्पशन भी बढ़ने लगेंगे, आपके खर्चे जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ेंगे, तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हमको डिजिटल बोर्ड की जरूरत है तो डिजिटल बोर्ड की ही जरूरत, ये हमारी डायरेक्ट डिमांड। बात समझ में आ रही? कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है कि जहां डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, गलत नहीं हो गया है ये, ठीक है, ये इसका राइट आंसर ही है। यहाँ याद रखिए कि जहां पर डिमांड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊं, कोल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोयले का एग्जांपल ले लेते हैं। कोयला जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी यूज हो रहा है, तो वहां पर भी डिमांड है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी कोयले की डिमांड है। कुछ लोग जो हैं वो कुकिंग करने के लिए कोयले का यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी डिमांड है। कुछ लोग जो हैं वो ट्रेन, कहीं कहीं पर ट्रेन का चलाने के लिए भी कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहां पर भी डिमांड है। तो जब एक प्रोडक्ट की डिमांड मल्टीपल एरियाज में होती है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा कि किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड या व्युत्पन्न मांग। राइट? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डिराइव्ड डिमांड हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, आप अगर सिविल और मैकेनिकल इनसे संबंधित क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज जो है वो उतनी ही जरूरी है। मतलब जैसे ये मान लीजिए कि
नॉर्मल डिमांड जो है वो क्या है, वो है आपका कोर्स, है ना, और उसकी डिराइव डिमांड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी टेस्ट सीरीज, कि आपने कोर्स परचेस करके कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन वहां से एक डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है कि यार हम क्वेश्चन को सॉल्व करें कैसे। तो आपकी डिराइव डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही एईसी प्लस जो है वो लेकर आया है टेस्ट सीरीज के साथ में कोर्स, क्रैश कोर्स, जो सिविल और मैकेनिकल के लिए आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि हमें कोर्स की आवश्यकता है तो आप इसको ज्वाइन करके और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चीजें काफी हैं, आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।